हम लोग ना प्रेमचंद का एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा, दो बैलों की कथा, ये बहुत प्रचलित कथा इसलिए हम कह रहे हैं कि कोई भी आदमी जो पढ़ा है वो कभी न कभी ये कथा जरूर पढ़ा होगा। लेकिन हम लोग आज इसको ना एक दूसरे उद्देश्य से पढ़ेंगे और इसके पीछे जो एहसास हैं उसके डीपनेस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। हमको कल्पना को कितना दूर तक ले जाना चाहिए, अगर हम उस एहसास के गहराई तक पहुंच पाते हैं तो पता है हम लोग जब मैथ और फिजिक्स का वो वर्ड प्रॉब्लम्स बनाते हैं तो उसके डेप्थ तक पहुंचने में हमको मदद मिलेगी। और हमको हमेशा ऐसा लगा है कि लिटरेचर के गहराई में पहुंच जाना, उसके तह तक पहुंच जाना किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को समझने के लिए काफ़ी होता है। और हम यहाँ पर प्रेमचंद का एक बहुत प्रसिद्ध दो बैलों की कथा स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, कहने का बात को कहने का ढंग और एहसास को भरने का ढंग और डीपनेस, अगर आप बहुत तल्लीन होकर के इस कहानी के तरफ बढ़ते हैं तो इसमें कई बातें हम लोग के जीवन से जुड़ी हुई भी मिलेंगी। और आदमी और जानवर बहुत पुराने समय से रहते रहे हैं तो कैसे एक दूसरे से लगाव हो जाता है और वो कैसे एक दूसरे से जुड़ के जीते हैं, इस बात को हम लोग बहुत बेहतरीन ढंग से देखेंगे। तो शुरू करते हैं। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम लोग ऐसे भी बोलते हैं गधा कहीं के। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। जब हम किसी आदमी को पल्ले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं, पल्ले दर्जे मतलब सबसे बढ़िया बेवकूफ़ कहना चाहते हैं, तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं कहा जा सकता। अब सच में बेवकूफ़ है या सीधा या सहिष्णु, कितनों लाद दो भाई, सीधा साधा गधा बेचारा मुंह न काम से मोड़े, इसके वजह से उसे गधा जैसा माने बुद्धिहीन वाला पदवी दे दिया गया। गायें सींग मारती हैं, ब्याई हुई गायें तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती हैं। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, न काट देता है कभी कभी। किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना और न देखा। न मारता है कभी कभी, वो भी लतार मारता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। बैसाख में चाहे, बैसाख मतलब अभी बैसाखे चल रहा है, बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। कुलेल कर लेना मतलब घुलटनिया उल्टनिया मार लेना जी, चारों बगल एकदम धुरी धुरी न हो जाता है। उसके चेहरे पर एक अस्थाई विषाद अस्थाई रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी गुण उसमें प्रकाष्ठा को पहुंच गए हैं। बताइए, प्रेमचंद जी ऋषि मुनि से उसको तुलना कर दी, क्योंकि ऋषि मुनि भी बहुत शांत रहते हैं, वो भी कभी गुस्सा नहीं करते हैं और एकदम गधा जैसा गुण रहता है, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। बताइए, ऋषि मुनि को सब प्रणाम करता है, गधा को गधा कहता। बताइए तो, कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्यों दुर्दशा हो रही है, क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता।
बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम। बताइए। कहा जाता है, अब देखिए, भारत में बुद्ध के कोई अनुसरण कर रहा है, कोई राम को अनुसरण कर रहा है, कोई कृष्ण को अनुसरण कर रहा है, तो काहे का शराब पिएगा जी। और इस्लाम में तो समझिए शराब को हराम ही माना गया है, तो काहे का पिएगा शराब जी। हम देखिए, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। बताइए। तो कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सब जातियों में गण्य बना दिया। हाँ, चीन को हरा दिया था और द्वितीय विश्व युद्ध में तो गर्दा उड़ा कर रख दिया था। अगर अमेरिका नहीं आता तो जापान हो जाता। आज भी मान्यता भारत से कहीं बेहतर है, बहुत छोटा सा टापू वाला देश, लेकिन गधे का छोटा भाई और भी है, उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। बैल भी बहुत लोग को कहते सुने हैं, और हम भी किसी किसी को बैल कह ही देते हैं। जिस अर्थ में हम गधा का प्रयोग करते हैं, उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। बछिया के ताऊ मतलब बैल। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है, अतः उसका स्थान गधे से तनी नीचा है। अब हम लोग स्टोरी के बैकग्राउंड को समझते हुए एकदम ओरिजिनल जगह पर चलते हैं। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे। झूरी काछी नाम है एक किसान का। 2 बैल थे इसके पास, एक का नाम था हीरा और एक का नाम था मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, दिल में ऊंचे। बहुत दिन साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। क्यों? वो आपस में बात कर लेते थे। ये कथा उसी पर है। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है, नहीं जी, पीछे से मार देते हैं, ज़्यादा दोस्ती हो गया तो कान खींच दिए। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते, जिस वक्त ये दोनों बैल हल मतलब खेत जोतने में, या गाड़ी बैलगाड़ी में जोत दिए जाते, लगा दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर हो। बताइए दोनों में क्या आत्मीयता था। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या के दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चाट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था कि ज्यादा न खा ले। बताइए संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई मतलब यही बैल को, गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे मालिक ने हमें बेच दिया। बताइए, झूरी ने बैलों को ससुराल भेज दिया, पता चला ये लोग सोचा कि हमको बेच दिया।
अपने यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साला था। अब ससुराल में साले न रहेगा जी। गया नाम था साला के गया। गया के घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। बताइए, गया को इतना परेशान किया ये दोनों, ये जान करके कि हमारा मालिक बेच दिया है या दूसरे आदमी के साथ हैं हम, हमारा मालिक नहीं है। हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वही सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? जालिम उसको क्यों? क्योंकि वो मार रहा था। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पहुंचे। झूरी के ससुरारी पहुंच गए। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। वह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया, मतलब सब लोग सो गए, तो दोनों ने जोर मारकर पगे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगे बहुत मजबूत थे। अनुमान नहीं हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। झूरी प्रातः काल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। बताइए, झूरी के घरे दोनों की गर्दन में आधा आधा गराव लटक रहा है। हाँ, पगहा वाला जो है उसको गराव कहते हैं। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेम आलिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हो। बताइए, बैल नहीं, किसी जन्म का वो आदमी है, पिछला जन्म का जी। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। अरे ओकरे नैहर से न भाग के आया था जी। आए ओकर भाई के घरे से भाग के आएगा? बताइए तो। कोई औरत के अपन नैहर बहुत समझ लीजिए क्या होता है। कबो नहीं कीजिएगा कभी कुछ गलती से। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक ही दिन वहां काम न किया, एक दिन वहां काम न किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? बताइए जी। साला के कह दिया। इसे स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। बताइए जी, अपन भाई की शिकायत सुनेगा? झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं। हमार भाई ना तोरे जैसन बुड़बक न है कि बैल में लटकल रहता है, चुम्मा लेता है। खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खल्ली और चोकर मिलता है,
सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाएं चाहे मारें। बताइए जी। वही हुआ। मंजूर को बड़ी ताकीद कर दी गई कि बैल को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बताइए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस, क्या खाएं। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे? मालकिन मुझे मार ही डालेंगी। बताइए जी। जो मजूर था वो मालकिन से ज्यादा डरा, चुरा कर डाला ना। ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की से कहोगे, हम तो ना डालेंगे। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया। बताइए। और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता, बैलगाड़ी में ले गया। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों में बांध दिया और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया अपने दोनों बैलों को, खली चुनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी ने उन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। झूरी उन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नाद की तरफ आंखें तक न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता। बताइए। खाया भी नहीं और जोताया भी। पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। हीरा ने मुख भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है भाई। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। अब की बड़ी मार पड़ेगी। पड़ने दो। बैल का जन्म लिया है तो मार से कहां तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा। दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा में भी। लाठी लेकर आया। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ। मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है, नहीं तो गर्दा उड़ा देगा। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। गया के बेटी, उस एक रोटी ने इनकी भूख तो क्या शांत उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते। शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत की थी कि 2-2 गाल भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती मुख भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो?
एक आध को सिंह पर उठाकर फेंक दूंगा। लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ न हो जाएगी? तो मालकिन को क्यों न फेंक दूं? वही तो उस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना मना है, यह भूले जाते हो। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, तुड़ाकर भाग चले? हाँ, यह मैं स्वीकार करता, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। उपाय तो ठीक है। और रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जा, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। उसने ग्राव खोल दिया और दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, आप चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दादा! दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ा कर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए। यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। तुम भी बेतहाशा भाग, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती? वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े? दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रह कर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं। जब पेट भर गया, दोनों ने आजादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से भिड़ गया। मोती ने देखा खेल खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। अरे यह क्या? कोई सांड डौंकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है। सांड पूरा हाथी है, बहुत मोटा है। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मुख भाषा में कहा, बूढ़े फंसे, जान बचेगी, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है। आरजू विनती न सुनेगा, भाग क्यों न चले? भागना कायरता है तो फिर यहीं मरो। बंदा तो 9 2 11 होता है, और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचे जल्द। हम तो भागे, खदरेगा तब तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेदता हूं, तुम पीछे से रगेदो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे तो तुम बगल से उसके पेट में सिंह घुसेड़ देना। जान जोखिम है, पर दूसरा उपाय नहीं है।
दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। जब कभी भी लड़ता था तो एक एक से लड़ता था। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड की तरफ मुड़ा तो हीरा निरगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्ला कर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दी। सांड क्रोध में आके पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालो। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए, यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचे। सामने मटर का खेत था ही। मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खूर कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका। पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवाले ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र काजी हाउस में बंद कर दिए गए। प्रातःकाल दोनों मित्र काजी हाउस में बंद कर दिए। बताइए, जहाँ पर जानवर लोग रखा जाता है। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने का एक दिन का भी न मिला। समझ में न आता था यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। बताइए काजी हो उसका दशा। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। रात को भी जब भोजन न मिला तो हीरा की दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे। इतनी जल्द हिम्मत न हारो भाई। हीरा भाई, इतनी जल्दी हिम्मत न हारो। यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आप दीवार तोड़ डाले, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले से दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिपड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा। दोनों दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगे। उसी समय काजी हंस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उजड़पन देख उसने उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। लो धंधा। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गया। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। ये सब देखिए सिंबल है, ये जानवर सिंबल है। आदमी को सीख देने के लिए ये सब बातें कही गई। जोर, ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गया। यही आदमी के जीवन में उलझन होता कि काहे ऐसा काम करना कि फंसे ही जाना। तो आंसर क्या है? जोर तो मारता जाऊंगा, काम तो करता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़े, कितने ही उलझन हो, कितने भी रुकावटें आए। जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं।
यूं भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। कितने भाई यहाँ बंद हैं, किसी के देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ, यह बात तो है। अच्छा, तो ले लो, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसे खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है। हमें तो डर लगता है हम यहीं पड़े रहेंगे। हमें तो डर लगता है हम यहीं पड़े रहेंगे, गधा कहीं के। ऐसी ना गधा कहे थे प्रेमचंद पहले में। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागें या न भागें, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों से एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींग मार मार कर बाड़े से बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं। बस इतना ही काफी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। बताइए, 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तीर्ण भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था। ठठरियां निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी। जीवन में ऐसा भी दशा हो सकता है। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आ आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मेरी तक बैलों का कौन खरीदार होता। सहसा एक दढ़ियल आदमी, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्रों के कूल्हे में उंगली गोद कर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। अरे बाप रे, कसाईये का है, वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह नहीं हुआ। दोनों ने एक दूसरे के भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिए। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती? भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो, अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे? यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगी। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस डढ़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी। बेचारे पांव न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार
में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे। चिकने चप्पल, कोई उछलता था, चप्पल मतलब तेज, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा हुआ पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े, कैसे दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा। हाँ, इसी रास्ते से गया, उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रति क्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, दुर्बलता गायब हो गई। आह, यह लो अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पूर्व चलाने आया करते थे। यही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया है। हीरा बोला, भगवान की दया, मैं तो अब घर भागता हूँ। यह जाने देगा? इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहां से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आ गए और खड़े हो गए। दढ़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दढ़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। दढ़ियल ने जाकर झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं, तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। मैं तो समझता हूँ चुराए लिए आते हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं। मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दढ़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दढ़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दढ़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका। पर खड़ा दढ़ियल का रास्ता देख रहा था। आजा बेटा तू आजा। दढ़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजयी सूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। आजा बेटा तू। गांव के लोग तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब दढ़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। अब न आएगा। आएगा तो दूर से ही खबर लूंगा, देखूं कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे, मर जाऊंगा, पर उसके काम तो ना आऊंगा। हमारी जान को कोई जान नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे। जरा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और बीसों बीसों लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम ली। इस तरह से यह स्टोरी खत्म होता है। यहाँ पर बैल का जिक्र करके एक कथा बनाया गया। इस कथा में अगर आप गौर से देखें तो यही होता है जीवन का अपना रास्ता, और इसमें कई तरह की उलझनें आती रहती हैं और कभी कभी तो जान पर पन आती है। कभी कोई भटकाया जाता है, कभी कोई खींच के ले जाता है, कभी किसी के हाथों फंस जाए जीवन, लेकिन फिर भी हिम्मत ना हारना है। अपने मंजिल तक किसी भी कीमत पर, किसी भी हालत में, किसी भी हसर में, कितना भी कष्ट पड़े, जान दांव पर लगाना पड़े, किसी का जान लेने की जरूरत पड़े, जान लेने की नहीं, कहने का मतलब कि अगर बाधा कोई इतना पड़ जाए कि वो रास्ता रोके खड़ा हो तो उसको रास्ता से हटाना लाजमी है, नहीं तो आगे बढ़ना मुश्किल होगा। इस तरह से यह एक स्टोरी हम लोग देखे। प्रेमचंद मानव के भाव को एक बैल के